हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता डीएलएड प्रथम वर्ष की यूनिट फर्स्ट का निबंधात्मक क्वेश्चन। मानक भाषा से आप क्या समझते हैं? हिंदी के मानवीकरण की आवश्यकता बताइए। उत्तर: मानक हिंदी मुक्त ज्ञान कोश विकिपीडिया से मानक हिंदी हिंदी का मानक स्वरूप है जो शिक्षा, कार्यालयीन कार्यों आदि में प्रयोज्य है। भाषा का क्षेत्र देश, काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक है, इसलिए सभी भाषाओं के विविध रूप मिलते हैं। इन विविध रूपों में एकता की कोशिश की जाती है, उसे मानक भाषा कहा जाता है। हिंदी में मानक भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा, शुद्ध भाषा, आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा आदि का प्रयोग होता था। अंग्रेजी शब्द स्टैंडर्ड के प्रति शब्द के रूप में मान शब्द के स्त्रीकरण के बाद स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अनुवाद के रूप में मानक भाषा शब्द चल पड़ा। परिभाषा: मानक भाषा को शिक्षाविदों ने तरह तरह से स्पष्ट करने का यत्न किया है। रॉबिन्स 1966 के अनुसार सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोगों की बोली को मानक भाषा का नाम दिया जाता है। स्टीवर्ट 1967 ने प्रकृति, आंतरिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रयोग आदि के आधार पर भाषा के विभिन्न प्रकारों में अंतर देखने के लिए 4 आधार माने हैं: ऐतिहासिकता, मानकीकरण, जीवंतता, स्वायत्तता। पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका, ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता का अर्थ है भाषा की प्राचीन परंपरा और काल की दृष्टि से उसका विकास। अधिकांश भाषाएं अनेक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, यही उनकी ऐतिहासिकता है। दूसरा पॉइंट, मानकीकरण। भाषा के मानकीकरण से तात्पर्य भाषा को एक मानक रूप देना है, ऐसा रूप जिसमें प्राप्त सभी विकल्पों में एक को मानक मान लिया गया हो तथा जिस भाषा रूप को उस भाषा के सारे बोलने वाले मानक स्वीकार करते हो। मानकीकरण के कारण ही कोई भी भाषा अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली और व्याकरण की दृष्टि से समरूप होती है, इसलिए वह सभी के लिए सरलतापूर्वक बोधगम्य होती है एवं व्यक्ति इसे आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट, जीवंतता। अर्थात भाषा का प्रयोग किसी पूरे समाज द्वारा किया जाता हो, जिसमें आपसी बोलचाल एवं लेखन आदि का प्रयोग उसी भाषा का हो, जिससे भाषा सदैव जीवंत रहती है। जीवंत भाषा में निरंतर विकास होता रहता है। विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में जीवंतता मिलती है। जिन भाषाओं का निरंतर प्रयोग नहीं होता उनमें जीवंतता नहीं मिलती, जिसे संस्कृत, लैटिन, पाली, प्राकृत। चौथा पॉइंट, स्वायत्तता। स्वायत्तता से आशय है अपने अस्तित्व के लिए किसी भाषा का किसी अन्य भाषा पर निर्भर न होना। प्रत्येक बोलियां भाषाओं पर निर्भर रहती है, लेकिन भाषाएं अधिकतर स्वायत्त ही होती है। इन आधारों को लेकर हम यदि विचार करें तो निष्कर्षतः किसी मानक भाषा के लिए चारों आधार ही अनिवार्य होते हैं। संक्षेप में, मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है और प्राय सभी औपचारिक परिस्थितियों, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करता है। मानकता में निम्नलिखित बातें निहित होती है। नंबर 1, मानकता का आधार कोई व्याकरणिक या भाषा वैज्ञानिक नियम नहीं होते हैं। इसका आधार मूलतः सामाजिक स्वीकृति है। समाज विशेष के लोग भाषा के जिस रूप को अपनी मानक भाषा मान ले, उनके लिए वही मानक हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, भाषा की मानकता का संबंध समाज भाषा विज्ञान से है। पॉइंट नंबर 3, भाषा के बोलने वाला वर्ग मानक वर्ग कहलाता है, क्योंकि उस वर्ग में एक ही भाषा को बोला व समझा जाता है। पॉइंट नंबर 4, मानक भाषा सामाजिक वर्ग से संबंधित होती है, अतः इस तरह की भाषा सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पॉइंट नंबर 5,
सामान्यतः मानक भाषा मूलतः किसी देश की राजधानी या अन्य दृष्टियों से किसी महत्वपूर्ण केंद्र की बोली होती है, जिसे राजनीतिक अथवा धार्मिक अथवा सामाजिक कारणों से प्रतिष्ठा एवं स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, मानक भाषा को अन्य बोलियों में भी स्वीकृत किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, यदि किसी भाषा का मानक रूप होता है तो साहित्य, शिक्षा आदि में उसी रूप में प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 8, किसी भाषा के बोलने वाले अन्य भाषाभाषियों के साथ प्राय उस भाषा के मानक रूप का ही प्रयोग करते हैं। तो ये 8 पॉइंट थे इसके। अब इसमें आगे चलते हैं तो और देखते हैं हिंदी का मानकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी एवं देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में निम्न क्षेत्रों में प्रयास हुए हैं। पहला क्षेत्र है हिंदी व्याकरण का मानकीकरण का, दूसरा है वर्तनी का मानकीकरण का, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी का मानकीकरण, चौथा है वैज्ञानिक ढंग से देवनागरी लिखने के लिए एकरूपता के प्रयास, और पांचवा है यूनिकोड का विकास। तो ये थे हिंदी का मानकीकरण। अब चलते हैं कि हिंदी के मानकीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, उसकी आवश्यकता। तो हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के साथ साथ केंद्र की राजभाषा और संपूर्ण देश की लोक एवं राज्य की अंतर्राज्यीय संपर्क भाषा होने के कारण अहिंदी प्रदेशों में भी हिंदी मातृभाषियों एवं अहिंदी मातृभाषियों दोनों द्वारा बोली एवं उपयोग में लाई जाती है। विदेशों में भी प्रवासी भारतीय इसका उपयोग करते हैं। अंग्रेजी एवं चीनी भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से विश्व में तृतीय स्थान है। अतः हिंदी भाषा का प्रयोग क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। भौगोलिकता के आधार पर हिंदी भाषा के प्रयोग करने की दृष्टि से हिंदी भाषा में ही भिन्नता मिलती है। जैसे भौगोलिक भिन्नता का किसी भाषा के उच्चारण, वर्तनी आदि पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के प्रयोग में भी विविधता आती है। अतः हिंदी के शुद्ध एवं सही प्रयोग की आवश्यकता हुई। दूसरे, हिंदी भाषा का प्रथम गुण ध्वन्यात्मकता है। इसमें जैसा बोला जाए वैसा ही लिखा जाता है। यह देवनागरी लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन क्षेत्रीय विविधता के कारण यह गुण सही नहीं माना जा सकता। जैसे हुई शब्द में विविधता है, हुई, हुई और हुई। इसके अनेक कारण हैं। क्षेत्रीय आंचलिक उच्चारण का प्रभाव, अनेक रूपता, भ्रम, परंपरा, निर्वाह आदि। अतः इन कमियों को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। आगे चलते हैं हम मानकीकरण संस्थाएं एवं प्रयास। मानक हिंदी वर्तनी का कार्य क्षेत्र केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। इस दिशा में कई दिग्गजों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी तथा आचार्य रामचंद्र वर्मा के नाम उल्लेखनीय है। हिंदी भाषा के संघ और कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के भीतर और बाहर हिंदी सीखने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से हिंदी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करना आवश्यक और कालोचित लगा, ताकि हिंदी शब्द की वर्तनी में अधिकाधिक एकरूपता लाई जा सके। तुषार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 1961 में हिंदी वर्तनी मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति ने अप्रैल 1962 में अंतिम रिपोर्ट दी। इस समिति के सदस्यों की सूची संदर्भित परिशिष्ट में दी गई है। समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें गंभीर विचार विमर्श के बाद वर्तनी के संबंध में एक नियमावली निर्धारित की गई। समिति ने तुषार 1962 में ही अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जो सरकार द्वारा अनुमोदित की गई, और अंततः हिंदी भाषा के मानकीकरण की सरकारी प्रक्रिया का श्री गणेश हुआ। यह प्रक्रिया तो सतत है, किंतु मुख्य निर्देश तय हो गए हैं। वे केंद्रीय हिंदी संस्थान से अथवा भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रसारित किए गए हैं। इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु भी संस्थान कार्यरत है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। इसमें पूरे मानकीकरण के बारे में जानकारी दी गई है, हिंदी भाषा के मानकीकरण के बारे में। ठीक है, और अन्य जानकारी लेके आपके सामने अन्य क्वेश्चन लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।